नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज जगह जगह से बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा है, प्रयागराज में अब हालात कैसे हैं? क्या अभी भी संगम में स्नान करने वालों की भारी भीड़ है? क्या अब अगर संगम जाएं, कुंभ में जाएं, तो क्या आराम से स्नान कर पाएंगे? क्या अभी भी भारी संख्या में भक्त लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं? असल में आज भी संगम में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके लोग प्रयागराज में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन वो अभी संगम में टिके हुए हैं, लौट नहीं पाए हैं। ऐसे लोगों को वापस लौटाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? महाकुंभ में पहुंचने वाले लोग निश्चिंत होकर डुबकी लगा सकें, इसके लिए आज क्या नई पाबंदियां लगाई गई हैं? इन सब की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको महाकुंभ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। अमृत स्नान के अवसर पर जो हादसा हुआ, उसके बाद प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, कौन से नए रूट तैयार किए हैं, इसकी जानकारी भी आपको दूंगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार, प्रयागराज का प्रशासन और रेलवे अब किस रणनीति पर काम कर रहे हैं? श्रद्धालुओं की संख्या को फिलहाल सीमित क्यों रखा गया है? वीआईपी रूट्स को कैसे बंद कर दिया गया है? जिन लोगों ने रास्तों में रोका गया था, जिन लोगों को, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? प्रयागराज से लौटने वाले और संगम की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, संगम की नगरी में आज क्या स्थिति है, वहां की तस्वीरें। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। आज प्रयागराज में सुबह सुबह काफी कोहरा था, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि अब भीड़ कल के मुकाबले तो कम है, फिर भी लाखों लोग आज भी सुबह सुबह संगम क्षेत्र में इकट्ठे हो चुके थे। घाटों पर भीड़ कल जैसी तो नहीं थी, क्योंकि कल मौनी अमावस्या थी। फिर भी आज 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आज गंगा स्नान में लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। मेला क्षेत्र में सब कुछ स्मूथली चला, क्योंकि मौनी अमावस्या की घटना से प्रशासन ने सबक लिया है। जो खामियां सामने आई, श्रद्धालुओं से जो फीडबैक मिला और एक्सपर्ट की जो राय मिली, उसके आधार पर प्रशासन ने आज जो कदम उठाए, उसका असर महाकुंभ में दिखाई दिया। 24 घंटे के भीतर स्थिति सामान्य इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारी स्थिति की समीक्षा करने के बाद महाकुंभ में लगे अफसरों को निर्देश दिया कि 2 बातों का ध्यान रखा जाए। पहला, जो लोग प्रयागराज में हैं, गंगा स्नान कर चुके हैं, उन्हें सुरक्षित वापस भेजा जाए। दूसरा, जो लोग देश के दूसरे हिस्सों से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं, रास्तों में फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित आराम से प्रयागराज लाया जाए। योगी के इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए अफसरों ने आज महाकुंभ की व्यवस्थाओं में 7 बड़े बदलाव किए। सबसे पहले, महाकुंभ का पूरा मेला, जितना भी क्षेत्र है, नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। मेले के अंदर सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई करने वाली गाड़ियों और इमरजेंसी व्हीकल्स के अलावा सभी तरह की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मेले के लिए जो वीवीआईपी पास जारी किए गए थे, वो सारे के सारे पास रद्द कर दिए गए हैं। 5 फरवरी तक नए वीवीआईपी पास नहीं बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ मेला क्षेत्र के सभी रास्तों को वन वे कर दिया गया है, ताकि किसी भी रास्ते पर श्रद्धालुओं की भीड़ आमने सामने आने की नौबत ना आए। पॉन्टून पुल पर भी गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई है। 30 पॉन्टून ब्रिजेस में से 29 श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आधे ब्रिजेस पर स्नान के लिए संगम जाने वाले श्रद्धालु गुजरेंगे और आधे ब्रिजेस स्नान करके लौटने वालों के लिए होंगे। एक ब्रिज पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए खाली रखा गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है कि स्नान के बाद घाट पर न रुके, जिससे भीड़ न हो। सेवाव्रती वॉलंटियर्स लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर थक गए हो तो भी रास्तों पर न बैठें, रास्तों पर न सोएं, वरना हादसा हो सकता है। स्नान के बाद तुरंत घाट छोड़ दें और अपने कैंप या घर की तरफ रवाना हो जाएं। स्नान कीजिए, घाट खाली कीजिए, चलते फिरते नजर आए। संगम द्वार से आप लोग आएंगे और वापसी मार्ग से बाएं से आप लोग अपने निकलेंगे। आप लोग चलते फिरते नजर आए। कोई भी व्यवसाय करने वाले
मावा फूल टिकिया प्रसाद नारियल बेचने वाले। आज संगम नगरी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला। श्रद्धालुओं के लिए आने जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं उनके दोनों तरफ की बैरिकेडिंग को और मजबूत कर दिया गया। कई जगह बैरिकेडिंग पर फाइबर की जाली लगा दी गई है ताकि बैरिकेड के बीच से निकलकर लोग दूसरी तरफ न जा सकें। इसके अलावा सरकार ने 7 ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी भी महाकुंभ में लगाई है जिन्हें कुंभ के आयोजन का अनुभव है। सीनियर आईएएस अधिकारी आशीष गोयल 2019 के कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के डिविजनल कमिश्नर थे और आईएएस अधिकारी भानु गोस्वामी भी 2019 के कुंभ के मेले के समय प्रयागराज विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन थे। इन दोनों अफसरों की ड्यूटी एक बार फिर महाकुंभ में लगाई गई है। इनके साथ साथ स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के 5 और अधिकारियों को भी महाकुंभ में डिप्लॉय किया गया है। ये सभी अधिकारी 12 फरवरी तक प्रयागराज में रहेंगे और मेला प्रशासन को सहयोग करेंगे। मौनी अमावस्या के हादसे के बाद मेला क्षेत्र के हालात का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को प्रयागराज भेजा। दोनों अफसर आज करीब 5 घंटे तक मेला क्षेत्र में रहे। हादसे के बाद इंतजामात किए गए बदलावों का जायजा लिया, आवागमन की व्यवस्था देखी। संगम नगरी में जगह जगह भीड़ पर निगरानी रखने के लिए ऊंचे ऊंचे वॉच टावर बनाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने वॉच टावर पर चढ़कर पूरे इलाके का जायजा लिया। इसके बाद हॉस्पिटल्स में जाकर उन श्रद्धालुओं का हालचाल लिया जो मौनी अमावस्या की भगदड़ में घायल हो गए थे। आज संगम नगरी में पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई। ज्यादातर बड़े अफसर ग्राउंड पर रहे। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि श्रद्धालुओं पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, सिर्फ व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है जिससे किसी भक्त को कोई दिक्कत न हो। पुलिस के प्रबंध का असर ग्राउंड पर दिखाई दिया। संगम में लाखों श्रद्धालु हैं लेकिन कहीं भीड़ नहीं दिख रही क्योंकि किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। हमारे संवाददाताओं ने सैकड़ों भक्तों से बात की। ज्यादातर लोग व्यवस्था से खुश हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा अगर इसी तरह के इंतजामात पहले होते तो शायद हादसा न होता। आज बहुत कंट्रोल्ड है। कल आज भीड़ भी उतना नहीं दिख रहा है। आप बताइए। हाँ, कल तो काफी भीड़ था। हम रिटर्न जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, बट 7 घंटे शास्त्री ब्रिज पे बैठे थे, फिर हम रिटर्न आ गए। एक ही पॉइंट पे भीड़ मूव ही नहीं की। 7 घंटे रुके, बट आज बहुत बेटर है। आज इंतजाम ठीक है सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए बहुत ठीक। आज बहुत इंतजाम ठीक है। यही इंतजाम पहले रहता तो ऐसा हादसा नहीं होता। और ये जाम इतना भीड़ बहुत ज्यादा थी, आज उतनी भीड़ नहीं ज्यादा था। उसके बाद सारे पुल जो बंद थे उसके चलते भी ये इतना हुआ है। पुल यदि चालू रहता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आदमी हर तरफ जाता, हर पुल चालू रहता, आदमी डिवाइड होता तो यहाँ पर भीड़ क्राउड नहीं होता, ये घटना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीआईपी सबको जो पास दिया गया इसके कारण भी ये घटना हुआ। सारे पास सब कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ना कैसे, कॉल तो था, रात में था ना, तब ना कंट्रोल हुआ है। कल तक था, इतना ज्यादा कंट्रोल था, भीड़ एक ही पॉइंट पे रुकी पड़ी है, कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा था। बट आज क्या है, कल के कंपैरिजन में बहुत सही है, बहुत बेटर है। आज की डेट में बहुत बेटर है, कंट्रोल्ड है। एक वे बनाया है कि यहाँ से जाने वाले पुल्स भी खोल दिए गए। कल क्या था, इधर वाली पब्लिक इधर, उधर वाली उधर थी, बट आज पुल्स भी खोल दिए गए तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल्ड है सब कुछ और आराम से स्नान भी कर रहे हैं। कल स्नान करने इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज देख रहे हैं लोग बहुत अच्छे से स्नान करके भी जा रहे हैं। हाँ, आज बहुत बदलाव है। आज जितना आप देख पा रहे हो उतने में बहुत खाली है। कल जितना था ना, हम खड़े रह के बात कर रहे हैं ना, वैसा भी नहीं था। संगम के आसपास और मेला क्षेत्र में तो आज भीड़ कम थी, लेकिन जो लोग गंगा स्नान करके वापस जा रहे हैं और जो लोग दूसरे शहरों से प्रयागराज आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध है। दूसरे शहरों से आने वाली गाड़ियों को प्रयागराज के बाहर रोक दिया गया है, इसलिए श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है। आज संगम की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर, चाहे वो झूसी की तरफ से हो, दारागंज की तरफ से हो, नैनी की ओर से हो या फिर कीड़गंज की तरफ से, हर रास्ते पर पैदल चलते लोग दिखाई दे रहे हैं। इससे कई लोगों में नाराजगी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने जो कदम उठाए वो सही है
और उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब हम आपको एक फ्लाईओवर से नीचे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पूरा मेला क्षेत्र है, एक तरफ अखाड़े हैं और अखाड़ों को क्रॉस करके जो पेंटुम पुल है, उन पेंटुम पुल पर आपको कहीं भी गाड़ी नजर नहीं आएगी। ये यात्री जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये संगम से दूसरी तरफ राइट में संगम है, वहां से स्नान करके वापस अखाड़ों की तरफ आ रहे हैं। जो अगला फ्लाईओवर आपको दिखाई देगा तीसरे नंबर का, वहां से जो यात्री हैं वो जा रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था की है कि एक पेंटुम पुल से लोग वापस आएं, अखाड़ों की तरफ स्नान करके एक से लोग जाएं। जैसे भी आप दूर तक देखेंगे जहां तक पेंटुम पुल बने हुए हैं, वहां पर इसी तरीके की व्यवस्था है कि एक से जाना है, दूसरे से आना है। जो व्यवस्था थोड़ी ट्रैफिक बंद कर रही है पुलिस ताकि भीड़ ना हो, वो व्यवस्था ठीक लग रही है? वो तो करनी पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, वो तो नहीं तो कैसे संभालेंगे सब। और तो बढ़िया रिया, हमारा तो बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया, सारी तो बहुत बढ़िया है। आपको लग रहा है बिल्कुल बढ़िया है ये कि भाई गाड़ी ना आए, पैदल आए? तो इतना बड़ा कार्यक्रम है तो थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी तो चला नहीं सकते, तो वो तो सबको पैदल चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत सही, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, लोग पैदल चलने की जगह तो है नहीं, कार अगर ले आएंगे तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ेगी। 10 किलोमीटर के आसपास चलाओ, लेकिन अच्छी व्यवस्था थी, कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी। हाँ, सब ठीक है, सही है, ये अच्छा है, रोड जाम नहीं होवे, यात्री आराम से चले, सब सही है। लोगों की बहुत असुविधा हो रही है। नीचे मेले से जो लोग आ रहा है, ये झूसी तरफ से आने वाला रोड, नीचे से पब्लिक आ रही है, वहाँ से जो कनेक्टेड ब्रिज है ऊपर आने के लिए, वो उन्होंने बंद कर रखे रहे। यहाँ की ट्रैफिक भी उन्होंने यहाँ लाई है, यहाँ की ट्रैफिक भी लाई है, झूसी से आने वाली ट्रैफिक लाई है, और ये लोग क्राउड क्रिएट कर रहे हैं। बताइए, ऐसे क्राउड क्रिएशन में कल जैसी घटना 29 को घटी है, वैसी घटना घटेगी तो कौन प्रशासन जवाबदार नहीं है? जो है सही है, जो सही किया, मतलब गाड़ी आने से ट्रैफिक ज्यादा होगा, फिर ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना भी पड़ेगा। पहले ही बंद करना चाहिए था, कल ही वाली, जबकि ज्यादा भीड़ हो गई। कल इतनी सारी ट्रेनें फ्री में भेज दिए, बस लोगों को लाकर यहीं पे छोड़ दिए, जाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो भीड़ जब बढ़ रही थी तभी पहले ही ट्रेन रोक देना चाहिए था ना, कि भीड़ न बढ़ पाए। तो ये डिसीजन उनका गलत था। बाकी अब जो डिसीजन लिए गए हैं, स्नान वगैरह सब सही तरीके से हो रहा है? हाँ, अभी ठीक है। और प्रशासन की तो बहुत कमी थी यहाँ पे, कितने लोग मर गए, प्रशासन उनको पहले भेजना चाहिए था ना। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने भी जबरदस्त काम किया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लगातार सेंट्रल कमांड रूम में डटे रहे। योगी आदित्यनाथ ने रेल मंत्री से प्रयागराज से भक्तों को निकालने के लिए और ज्यादा ट्रेनें चलाने की अपील की थी। इसका असर यह हुआ कि सिर्फ प्रयागराज से भक्तों को वापस अपने घर भेजने के लिए 300 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई। प्रयागराज के 5 और रेलवे स्टेशनों से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। हर 4 मिनट में किसी न किसी ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू न हो, इसके लिए जंक्शन के सिविल लाइंस साइड और सिटी साइड में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। सिविल लाइन साइड में 25,000 श्रद्धालुओं को जंक्शन पे से पहले रोकने की व्यवस्था है और खुसरो बाग में 1 लाख पैसेंजर्स को होल्ड करने की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को डेस्टिनेशन के हिसाब से ट्रेन आने से ठीक पहले प्लेटफॉर्म की तरफ भेजा जा रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के 1000 से ज्यादा कर्मचारी यात्रियों को गाइड करने, ट्रेनों की जानकारी देने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। प्रयागराज जंक्शन के अंदर और बाहर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। यात्रियों को लखनऊ, अयोध्या, बनारस की तरफ जाना है, आश्रय संख्या 1 में प्रवेश करें, बाकी यात्री बोर्ड को पढ़ते हुए आगे बढ़े। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद ट्रेन पकड़ने प्रयागराज जंक्शन पहुंचे ज्यादातर यात्रियों ने रेलवे की तरफ से किए गए इंतजामात पर संतोष जाहिर किया। यहाँ की अच्छी लगी व्यवस्था, चलने में कोई परेशानी नहीं आई। स्टेशन पे भी आए तो सब सहारा दे रहे थे, तो संभल के चलो। यहाँ पे भी ध्यान दे रहे पुलिस वाले। अजमेर से। आपने स्नान किया? हाँ, स्नान करके वहाँ से आने में स्टेशन तक में आपको कोई दिक्कत नहीं? मेरे को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ट्रेन के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम 2 दिन पहले आए थे रात को 2 बजे, तब भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, कहीं कुछ अटकने का काम नहीं। बाहर भी हमारे को इजीली
सब कुछ अरेंज हो गया था, टैक्सी वगैरह जाना करना। और आज भी हम आए तो एकदम इजीली अंदर आने दिया और बहुत कंफर्टेबली हम बैठे हैं। हमारी ट्रेन ज़रूर 2 घंटे लेट है, लेकिन यहाँ व्यवस्था में कोई भी हमारे को परेशानी नहीं है। यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं थी, बहुत बढ़िया था। और मार्ग में भी अच्छी व्यवस्था थी, पक्की सड़क की तरह से बिल्कुल बने हुए थे। थोड़ा इंडिकेशन नहीं था जाने के लिए, तो बार बार पूछना पड़ता था और कभी कहते थे इधर कभी इधर, ये समस्या थी। और यहाँ प्लेटफॉर्म में तो बहुत बढ़िया सुविधा है। पुलिस प्रशासन इतना अच्छा से मतलब कोऑपरेट कर रही है और बता रही है रास्ता वगैरह, बहुत अच्छे से व्यवस्था है। अब त्रुटियां तो निकालना लोगों का काम है इतनी व्यवस्था में, लेकिन बहुत ही बढ़िया, अच्छा है। बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में क्राउड को कम करने के लिए आज सिर्फ प्रयागराज से भक्तों को लेकर ट्रेन चली। दूसरे शहरों से चल रही कुंभ स्पेशल ट्रेन को खाली प्रयागराज बुलाया गया। कानपुर जंक्शन पर बड़ी तादाद में यात्री प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पर सवार नहीं होने दिया गया। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो 1-2 दिन इंतजार करें और उसके बाद प्रयागराज जाएं, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कल रेलवे ने प्रयागराज से 364 ट्रेन चलाई थी। इन ट्रेनों से 12 लाख लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया गया। अश्विनी वैष्णव ने लोगों से अपील की है वो रेलवे के कर्मचारियों के निर्देश को फॉलो करें, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं, उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। रात कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। और आज भी कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है रेलवे की टीम, और तीनों के तीनों जनरल मैनेजर्स, एनसीआर के जीएम, एनईआर के जीएम और नॉर्दर्न रेलवे के जीएम प्लस रेलवे बोर्ड के अंदर चेयरमैन, मेंबर्स, सब के सब कंटिन्यूसली राज्य सरकार के साथ मिलके अपने जो भक्तजन आए हैं महाकुंभ में, उनको वापस अपने गंतव्य पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। जो रेलवे और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी आपको वहाँ पर बताया जाए वैसा ही करें। और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, जिससे कि जैसे जैसे ट्रेन आती जाए वैसे आप होल्डिंग एरिया से आके ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। देखिए, ये तो सब मानते हैं कि करोड़ों लोगों के लिए संगम में स्नान की व्यवस्था करना कठिन काम है। यह भी दिखाई दे रहा है कि महाकुंभ में भक्तों की भीड़ अपेक्षा से कहीं ज्यादा आई है। जब लोग अपने अपने इलाकों में जाकर बताते हैं कि व्यवस्था अच्छी है, तो और लोग उत्साहित होकर प्रयागराज की तरफ प्रस्थान करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो लोग महाकुंभ में आ रहे हैं वो तुरंत लौटना नहीं चाहते। लोग रहने की, खाने की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, इसलिए 1-2 दिन और रुकना चाहते हैं। अब जब लोगों से वापस लौटने की अपील की गई है, तो बैकलॉग की वजह से रेलवे स्टेशन पर, सड़कों पर भारी भीड़ है, ट्रैफिक का मूवमेंट स्लो हो गया है। एक और बड़ी समस्या यह है कि जो लोग प्रयागराज से वापस लौट रहे हैं वो सीधे अपने घरों को लौटना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग 2-4 दिन का प्रोग्राम बनाकर आए हैं, इसलिए कुछ लोग काशी विश्वनाथ जाकर महादेव का जलाभिषेक करना चाहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर देखना चाहते हैं। इसलिए अयोध्या में भी लाखों लोगों की भीड़ पहुंच रही है, रामलला के दर्शन कर रही है। वो तस्वीरें भी देखने वाली है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में 12वीं क्लास तक के स्कूल 5 फरवरी तक के लिए बंद करने पड़े हैं। पूरे अयोध्या शहर में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है, क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी ट्रेन छूट गई है या जिन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा। ऐसे सब लोगों से मेरा निवेदन है कि धैर्य रखें, थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं दिल्ली के इलेक्शन कैंपेन के रंग। दिल्ली के चुनाव में यमुना के पानी में जहर का मुद्दा अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल बन गया है। आज अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस और पुष्कर सिंह धामी जैसे बीजेपी के सभी स्टार कैंपेनर्स के अलावा राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में केजरीवाल को घेरा। आज अमित शाह नई दिल्ली सीट पर
केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा के लिए रैली करने पहुंचे थे। इस रैली में अमित शाह ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर मिलाने का झूठा इल्जाम लगाया और अब चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है तो केजरीवाल इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल इस बार आरोप लगाकर भाग नहीं पाएंगे, या तो उन्हें सबूत देने होंगे या फिर हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी होगी। अमित शाह ने कहा कि सच तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के लिए दिए गए पैसों का गोलमाल किया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बजाय ड्रामेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों में मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? केजरीवाल जी, यहां लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी अपनी ही दिल्ली को जहर देगी? इतने छोटे मन से मत सोचिए केजरीवाल जी। आपने यमुना को प्रदूषित कर प्रदूषित पानी पीने के लिए दिल्ली को मजबूर किया है। असल में कल यमुना के पानी में जहर मिलाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब तो दिया था, लेकिन उसमें बात गोलमोल करके कही गई थी। इसलिए आज चुनाव आयोग ने केजरीवाल से एक बार फिर 5 स्पेसिफिक सवाल पूछे। चुनाव आयोग ने पूछा, हरियाणा सरकार ने यमुना में कौन सा जहर मिलाया, किस जगह पर मिलाया, कितनी मात्रा में मिलाया और उसे कैसे डिटेक्ट किया गया, इसके सबूत दिए जाएं। केजरीवाल ये भी बताएं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि यह सब जेनोसाइड के लिए किया गया है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से उन इंजीनियर्स के नाम मांगे हैं जिन्होंने जहर को डिटेक्ट किया और यमुना के पानी को रोका। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देने के लिए कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन आज केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यमुना में अमोनिया मिलाई गई थी। आतिशी ने बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने यह मुद्दा पब्लिक के सामने रखा। केजरीवाल ने दावा किया कि जैसे ही यह मुद्दा जनता के सामने आया तो यमुना के पानी में अमोनिया का पीपीएम 7 से घटकर 3 हो गया। इसका मतलब है हरियाणा सरकार की तरफ से यह सब जानबूझकर किया गया, इसके पीछे राजनीति थी। केजरीवाल ने कहा कि वो यमुना के पानी की 4 बोतलें अमित शाह, राहुल गांधी, वीरेंद्र सचदेवा और चुनाव आयोग के पास भेज रहे हैं। अगर ये पानी जहरीला नहीं है तो ये चारों लोग पीकर दिखाएं। कल नायब सैनी जी ने एक नौटंकी की और नौटंकी में खुद ही फंस गए। इन्होंने कहा मैं पल्ला जाके सबके सामने पानी पीऊंगा, और उन्होंने पानी पिया। जरा देखिए इस वीडियो को, ये देखिए, ये पानी पिया और फिर फेंक दिया। ये पानी में या तो इतनी ज्यादा बदबू थी या ये इतना गंदा पानी था, जो जिस तरह से इन्होंने फेंका ऐसे लग रहा उल्टी आ गई इनको। अरे सैनी साहब, आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो? आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर। ये जो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए हैं और दोनों मिलके दिल्ली के लोगों की जान और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था।
केजरीवाल ने आरोप लगाए और इसके बाद संजय सिंह यमुना के पानी की बोतल लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने संजय सिंह को रोक दिया तो वो पुलिस वालों से ही उलझ गए। इसके बाद वो गंदे पानी से भरी बोतल्स वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद वीरेश सचदेवा ने संजय सिंह को जवाब दिया। सचदेवा ने कहा, पानी की बोतल्स जनता के सामने लाकर केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। बोतल में भरा जहरीला पानी केजरीवाल की वादा खिलाफी का सबूत है, जो अब पूरी दिल्ली देख रही है। मैं बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अपनी दुर्दशा और अपने भ्रष्टाचार की कहानी को वो खुद दिखाना चाहते हैं। आज यमुना की जो स्थिति है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। पिछले 10-11 सालों में यमुना के नाम पर 8500 करोड़ रुपए लूटने के अलावा इन्होंने यमुना को गंदा नाला बनाने का काम किया है। और उसी गंदे नाले का पानी अगर वो लेके जा रहे हैं तो दिखाएं अपनी दुर्दशा की, दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना की क्या स्थिति की है। हरियाणा से जब यमुना का पानी आता है, पल्ला से जब पानी आता है, वो पानी साफ होता है, लोग उसमें स्नान करते हैं, उसमें आचमन करते हैं। लेकिन जैसे ही वजीराबाद से पानी दिल्ली आता है तो आपके एसटीपी प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, गंदगी उसमें जा रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जा रहा है। और उस पानी को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए, क्योंकि वो दुर्दशा अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की कहानी को बयां करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यमुना के मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी भी केजरीवाल पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल ने यमुना किनारे से वीडियो बनाकर केजरीवाल से पूछा कि वो यमुना में डुबकी कब लगाएंगे। इसलिए बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाकर केजरीवाल ने एक बोतल पानी राहुल गांधी के लिए भी भेजा। आज राहुल ने इसका जिक्र अपनी रैली में किया। राहुल गांधी ने कहा कि यमुना की सफाई का झूठा वादा अरविंद केजरीवाल ने किया। 10 साल में यमुना का पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया। केजरीवाल झूठे हैं और अपने झूठ को छुपाने के लिए नए नए झूठ बोल रहे हैं। वो केजरीवाल जी 5 साल पहले यमुना जी का पानी पीने की बात कर रहे थे। आज किसी ने मुझे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यमुना के पानी की बोतलों के साथ। खोखलापन है, एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। जैसे मोदी जी झूठ बोलते हैं वैसे केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। शायद एक ही बात है, शायद केजरीवाल जी मोदी जी से भी ज्यादा चालाक है। जब हर तरफ से हमले हुए तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कैमरे के सामने बात की। उन्होंने कहा, सब मिले हुए हैं, राहुल गांधी मोदी से मिल गए हैं, ओवैसी भी उनके साथ हैं और चुनाव आयोग इन सब की मदद कर रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का नाम लेकर आरोप लगाए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ ले एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से, मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। पहले लगता था यमुना के पानी का इशू 2-4 दिन में डाइवर्ट हो जाएगा, कोई और इशू इसे ओवरटेक कर लेगा। लेकिन जिस अंदाज में पहले नरेंद्र मोदी ने, फिर अमित शाह ने यमुना के पानी को चुनाव का इशू बनाया, हरियाणा के पानी में जहर का मुद्दा उठाया, उसने यमुना के पानी को चुनाव का बड़ा इशू बना दिया। रही सही कसर राहुल गांधी ने पूरी कर दी। केजरीवाल भी पीछे नहीं हट रहे हैं, वो इस मामले में डटकर जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यमुना के पानी का इशू केजरीवाल को सूट नहीं करता,
वो तो कई बार कह चुके हैं कि यमुना साफ न कर पाना उन 3 वादों में से है जिन्हें वो पूरा नहीं कर पाए। इलेक्शन कमीशन भी उनसे इस मामले में स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन का यह अंदाज केजरीवाल को जरा भी पसंद नहीं आया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव आयोग के खिलाफ केजरीवाल का गुस्सा अभी बाकी है और बढ़ेगा, क्योंकि आज शाम इलेक्शन कमीशन की एक टीम दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास का सर्च करने पहुंच गई। कपूरथला हाउस पहुंचे चुनाव आयोग के अफसरों ने बताया कि सी विजिल ऐप पर इस बात की शिकायत मिली है कि दिल्ली में भगवंत मान के आवास कपूरथला हाउस में पैसे बांटे जा रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइंग स्क्वाड कपूरथला हाउस पहुंच गई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने दरवाजा नहीं खोला। बताया गया कि मुख्यमंत्री घर पे नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत बिना परमिशन के किसी को घुसने की परमिशन नहीं दी जा सकती। चुनाव आयोग की टीम 1 घंटे तक घर के बाहर इंतजार करके लौट गई। अगर उन्हें रोका जाता है तो वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम करीब 1.5 घंटे तक बाहर खड़ी रही। पंजाब पुलिस के अफसरों ने चीफ मिनिस्टर प्रोटोकॉल का हवाला देकर उन्हें बाहर रोक दिया। अभी तो पुलिस को बताया कि हमें ड्यूटी परफॉर्म नहीं करने दी जा रही है। किसके खिलाफ आप लोगों ने अननोन पर्सन ऑफ पंजाब ऑफिशियल्स। तो आप लोग अब कितनी देर वेट करेंगे? 100 मिनट का टाइम होता है, वो तो खत्म सर हो चुका है। ये कह रहे हैं कि सीएम साहब का प्रोटोकॉल है, वी आर ऑनरिंग दिस प्रोटोकॉल, वी आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट। अभी देखते हैं कितनी देर में अलाउ करेंगे हमको ये लोग। दे आर सेइंग 15 मिनट्स, तो वी आर वेटिंग पेशेंटली। इसके बाद रिटर्निंग अफसर मौके पर पहुंचे, क्योंकि नियम यह है कि कंप्लेंट मिलने के 100 मिनट के अंदर सर्च कंप्लीट करनी होती है। लेकिन चुनाव आयोग के अफसर करीब 1.5 घंटे तक घर के बाहर वेट करते रहे। इसके बाद भगवंत मान के बंगले का मेन गेट खुला। अफसर अंदर गए तो घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी लौट गए, क्योंकि भगवंत मान ने चुनाव आयोग की टीम के जाने के बाद ट्वीट किया कि उनके घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। उनके परिवार की महिलाओं के बैग तक खोलकर देखे गए। हालांकि जिस वक्त कपूरथला हाउस में चुनाव आयोग की टीम पहुंची थी, उस वक्त भगवंत मान ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज के लिए रैली कर रहे थे। भगवंत मान को इस बात की खबर लगी। उन्होंने पब्लिक मीटिंग से ही इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव आयोग के डबल स्टैंडर्ड है। प्रवेश वर्मा ट्वीट करके जगह बताकर पैसे बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाली जा रही है। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। हमने बिगाड़ा क्या देश का? हम तो अच्छे वाले काम कर रहे थे अपने अपने। केजरीवाल आज अखिलेश यादव के साथ रोड शो में बिजी थे, लेकिन जैसे उन्हें इलेक्शन कमीशन की रेड के बारे में पता चला तो उन्होंने भी चुनाव आयोग को बायस्ड कहा। केजरीवाल ने कहा कि कलयुग आ गया है, चुनाव आयोग के लोग भगवंत मान के घर पर रेड डाल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को वो लोग नहीं दिख रहे जो खुलेआम साड़ी, शॉल और सोने की चेन बांट रहे हैं। अभी आपने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जहां रहते हैं, कपूरथला हाउस में उनका निवास है पंजाब के मुख्यमंत्री का, उनके ऊपर शायद रेड की जा रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि पैसे तो बीजेपी के नेता बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री पे हो रही है। ये कहाँ का राज है? तो एक बार कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तो चुगेगा दाना, उनका कौवा मोती खाएगा। वही हाल हो रहा है हमारे देश का। असल में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। अगर भगवंत मान के घर से पैसे बांटे जाने की शिकायत गलत थी तो चुनाव आयोग के अफसरों को खुलकर जांच करने दी जाती और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा सकते थे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग के अफसरों को रोका गया,
केजरीवाल ने जिस तरह चुनाव आयोग पर कमेंट किए उससे जनता का शक बढ़ेगा। मजे की बात है कि आज राहुल गांधी ने फिर कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल पर यकीन न करें क्योंकि केजरीवाल सबसे बड़े झूठे हैं। एक नए व्यक्ति आए, केजरीवाल जी, मुझे याद है बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ गए थे, छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई यह है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है, यह सच्चाई है। केजरीवाल के लिए आज एक अच्छा काम यह हुआ कि अखिलेश यादव उनके सपोर्ट में कैंपेन करने के लिए मैदान में उतरे। अखिलेश यादव ने आज केजरीवाल के साथ रोड शो किया, झाड़ू उठाकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। केजरीवाल पर राहुल गांधी के आरोपों को भी अखिलेश ने गलत बताया। अखिलेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली का विकास कर सकते हैं और सिर्फ केजरीवाल ही बीजेपी को हरा सकते हैं, इसलिए लोग किसी बहकावे में ना आए, वोट बंटने ना दें। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। और मैं यहाँ की उपस्थित जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करिए। एक एक वोट चुनाव चिन्ह झाड़ू के पक्ष में डालिए और आपका वोट खराब नहीं होना चाहिए। बीजेपी को हराने के लिए एक एक वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे पड़ना चाहिए। अखिलेश ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन केजरीवाल ने तुरंत उनकी बात के मायने बता दिए। केजरीवाल ने कहा कांग्रेस और बीजेपी में इलू इलू चल रहा है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना, इसलिए कांग्रेस के चक्कर में कोई न पड़े। आज इतनी दूर से मेरे परम मित्र अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिरी बात, ये इस बार कांग्रेस और बीजेपी में इलू इलू हो रहा है। आई लव यू, आई लव यू। बच के रहना, बड़ा खतरनाक है। कांग्रेस को वोट मत दे देना, नहीं तो कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को जिताना। असल में केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस के चक्कर में एंटी बीजेपी वोट बढ़ सकता है। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र है मुस्लिम वोटों की, और इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल की मुश्किल को और बढ़ा रहे हैं। ओखला की रैली में ओवैसी ने कहा केजरीवाल और अखिलेश यादव दोनों मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, दोनों मुसलमानों से वोट लेते हैं और चुनाव के बाद मुसलमानों को दरी बिछाने में लगा देते हैं, इसलिए इस बार इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना। तबलीगी जमात पर लिखकर एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव, नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। अरे केजरीवाल, जब उन बच्चों को लिटाकर
दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ गाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया, चल केजरीवाल तुम नाम लेके बताओ 3 बच्चों का नाम क्या है। ये एक ही बोलेंगे, आप खामोश बैठे रहो, आप कुछ मत करो, आप बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हम 50 साल से हरा रहे हैं, तुमने क्या किया? बस हमारा वोट लिया और उसके बाद हमको भुला दिया। और अभी मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है, जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। बोलो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो अकला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, अगर आज शिफा नहीं जीतेगा तो कल कोई जालिमों के खिलाफ नहीं उठेगा। याद रखो, जालिमों को कमजोर करना है। ओवैसी की पार्टी दिल्ली में सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए केजरीवाल ओवैसी के बयानों पर कोई जवाब नहीं देते। केजरीवाल इस बात से उत्साहित हैं कि अखिलेश यादव उनके लिए कैंपेन करने दिल्ली तक आए। अखिलेश की रैलियों से 2 फायदे होंगे, एक तो मुस्लिम वोटर और पक्के हो जाएंगे और दूसरा राहुल गांधी को काउंटर करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल खुद राहुल गांधी पर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहते। राहुल गांधी के तमाम प्रोवोकेशन के बावजूद केजरीवाल यही मेंटेन कर रहे हैं कि राहुल गांधी की बातों पर कमेंट करना बेकार है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस फैक्टर ही नहीं है। केजरीवाल अपना पूरा फोकस बीजेपी पर बनाए रखना चाहते हैं। चंडीगढ़ में आज मेयर के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला मेयर का चुनाव जीत गई। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 मेंबर्स हैं। मेयर के इलेक्शन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ थी। 35 में से 20 वोट अलायंस के पास थे, जबकि बीजेपी के पास 16 पार्षदों का समर्थन था। इसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हुई, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया। बीजेपी के हरप्रीत कौर बबला 19 वोट पाकर जीत गई। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट प्रेमलता को 17 वोट मिले, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। इंटरेस्टिंग बात है कि मेयर का चुनाव तो बीजेपी ने जीता, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की पोस्ट कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत ली। दोनों उम्मीदवारों को 19-19 वोट मिले। चुनाव का नतीजा आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने पैसे के दम पर मेयर का चुनाव जीता। लेकिन मेयर का चुनाव जीतने वाली हरप्रीत कौर बबला ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने अगर अंतरात्मा की आवाज पर उनको वोट दिया तो वो इसमें क्या कर सकती हैं। आप इसको क्रॉस वोट कहते होंगे, मैं इसको दिल की आवाज कहती हूँ। उन लोगों की दिल की आवाज थी कि इस पर ही हमने अगर महापौर बनाना है तो बीजेपी का महापौर बनाना है, क्योंकि पिछले 1 साल से शहर इतना पिछड़ गया था कि कुछ हुआ नहीं, काम नहीं हुआ। पर हम ये कहना चाहते हैं कि सबको साथ लेकर चंडीगढ़ शहर को फिर से वो विकास के काम जो रुके हुए हैं दोबारा से करवाएं। इसका ये भी आरोप है कि धन बल का प्रयोग हुआ, इसलिए क्रॉस वोट हुआ। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, उनके ना तो इल्जाम लगाना ही लगाना है, पर आपको भी पता है। लेकिन कांग्रेस ने सवाल किया, आखिर अंतरात्मा की आवाज केवल बीजेपी के लिए ही क्यों जागती है। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी ने कहा, बीजेपी ने विपक्ष के पार्षदों को लालच देकर क्रॉस वोटिंग कराई।
अब वो इसकी जांच कराएंगे और हाईकमान से कहेंगे कि क्रॉस वोटिंग करने वालों को पार्टी से निकाला जाए। भाजपा ने पिछली बार भी अनिल मसीह का सहारा लिया था, इस बार भी धनबल का सहारा लेकर जो खेला है उन्होंने वो कर दिया, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर चला दिया। और बीजेपी कह रही है कि जी जो विधायक जो पार्षद हैं उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज, वो अंतरात्मा की आवाज सिर्फ भाजपा के लिए जागती है, किसी और पार्टी के लिए कभी नहीं जागती। हर स्टेट के अंदर, हर कॉर्पोरेशन के अंदर जहां भी इलेक्शन होता है, जो भी जिसकी भी अंतरात्मा जागती है वो सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के लिए जागती है, क्योंकि उनको चुनाव के समय वो अंतरात्मा की आवाज याद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज जो होती है ना उसको उसमें कुछ मिक्स करके दिया जाता है। वोटिंग तो यहाँ आम आदमी पार्टी तरफ से हुई या कांग्रेस की तरफ से हुई है? नहीं, अभी किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जिसने भी की होगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी से की होगी चाहे हमारे से की होगी, की तो है 3 लोगों ने, हमारे 20 लोग थे, 17 थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसने भी की होगी, जिस भी पार्टी से होगा, मैं तो यही कहूंगा सारी लीडरशिप से, हमारी या आम आदमी पार्टी की, कि उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उस व्यक्ति को घर बिठाना चाहिए। पिछली बार चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारी हंगामा हुआ था। आपको याद होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह पर धांधली के इल्जाम लगे थे, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ था। इस बार के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर को ऑब्जर्वर बनाया था। इसलिए इस बार कम से कम वोटों की गिनती में हेराफेरी का आरोप तो नहीं लग सकता, लेकिन चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हर बार इसी तरह होता है। आजकल क्रॉस वोटिंग होती है, पार्षद पार्टियां बदलते हैं, जो जीत जाता है वो कहता है कि पार्षदों ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया, और जो हार जाता है वो कहता है विरोधियों ने हमारे विधायकों को खरीद लिया। अमेरिका में आज एक हैरान करने वाला हवाई हादसा हुआ। वॉशिंगटन में एक पैसेंजर प्लेन आर्मी के हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। तभी अमेरिकन आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उससे टकरा गया। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान में क्रू मेंबर समेत 64 लोग थे और आर्मी के हेलीकॉप्टर में 3 सैनिक सवार थे। हेलीकॉप्टर से टकराकर अमेरिकन एयरलाइंस का बॉम्बार्डियर विमान 2 टुकड़ों में बंटकर पोटोमैक रिवर में जा गिरा। हेलीकॉप्टर भी नदी में क्रैश हो गया। हादसे से ठीक पहले एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हेलीकॉप्टर से वापस जाने और दूसरे एयरपोर्ट का रुख करने का निर्देश देते सुना गया था। हेलीकॉप्टर और प्लेन की टक्कर के बाद एयरपोर्ट पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और रिवर से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज की बोट, डाइवर्स और इन्फ्लेटर्स पोटोमैक नदी में उतारे गए। रेडक्रॉस की टीमें एम्बुलेंस लेकर पहुंच गई। सुबह होने तक नदी से 40 शव निकाले जा चुके थे। इस हादसे में एयरलाइन और हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी शख्स के बचने की उम्मीद नहीं है। अमेरिकी अफसरों ने बताया कि आर्मी का ब्लैक हॉक ट्रेनिंग मिशन पर था और उसकी हेडलाइट्स बंद थी। हालांकि इस एक्सीडेंट के बाद अमेरिकन एयरलाइंस के ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब हर एंगल से हादसे की जांच की जाएगी और एक्सीडेंट की असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी।